सभी बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हिंदी की एक ऐसी क्लास जो आपको वास्तव में एक टेस्ट सीरीज से मैं आपको प्रारंभ करता हूं। यूपीएसआई का जो एग्जाम आपका लगा हुआ है उसकी बेहतर तैयारी कैसे करें, उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी तैयार की है। उस स्ट्रेटेजी का पूरा समय भाग मैं एक क्विज के बाद में बताऊंगा। मैं कुछ प्रश्न जो है यूपीएसआई परीक्षा में आए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले उस प्रश्न की श्रृंखला से मैं 40 क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं और उसमें भी आप अपना माइंड का प्रयोग करें, अपनी शक्ति का प्रयोग करें और उन क्वेश्चनों को जांचने की कोशिश करें। क्या मैंने, अगर मैं उस परीक्षा में बैठा होता तो क्या मैं प्रश्न क्या मैं कैसे कर सकता था, मैं कैसे प्रश्न का उत्तर जवाब दे सकता था और कितना मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकता था। उनसे लेकर के मैंने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन श्रृंखला तैयार की है जो यूपीएसआई में पूछी गई है। उस यूपीएसआई जो पूछी गई श्रृंखला से मैं क्वेश्चन आपको फिर पुटअप कर रहा हूं और उसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। एक अच्छी तैयारी किसी भी एग्जाम की कैसे की जाए, उसके लिए मुझे क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, वो मैं सारा कुछ लेकर के आपके सामने आया हूं। चलिए, मैं यहाँ पर केवल एक क्विज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं सबसे पहले अपने माइंड को चेक करूं, अपनी शक्ति को चेक करूं और जो एग्जाम मेरा लगा हुआ है उसकी कैसे तैयारी करूं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए खोलिए भाई। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में एक पैसेज गद्यांश आता है हिंदी का। अच्छी दो तीन बातें मैं आपको बता दूं उससे पहले। ये वाला तो पेन बहुत मोटा। ठीक, कलर चेंज है। ठीक, कलर चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूं एक गद्यांश की ओर। देखिए, जब भी कोई गद्यांश दिया जाए तो उससे पहले दो तीन बातें आपको सीखना बहुत जरूरी है। गद्यांश, गद्यांश में जब कोई लेखक बात करे तो ध्यान रखना है कि यहां से अगर कोई लेखक बात करता है, नंबर एक। गद्यांश में जब कोई प्रकाशक बात करे, गद्यांश में जब कोई दार्शनिक बात करे, गद्यांश में जब कोई एक कहना चाहिए कि इतिहासकार, ये चार बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गद्यांश में इन्हीं के अपने अपने दृष्टिकोण, इन्हीं का अपना आइडिया, इन्हीं का अपना स्वयं का एक अनुभव और इन्हीं की स्वयं की अपनी एक कला का दर्शन होता है। तो एक अगर लेखक कोई लिख रहा है तो लेखक का, जब कोई लेखक है इसके मतलब है कि यहाँ पर कोई एक शिक्षक की तौर से कोई उतरा है। लेखक जब कोई शिक्षक की तौर से उतरता है तो अपने आप को तुरंत प्रेजेंट करो कि मैं एक शिक्षक हूं और सामने वाला विद्यार्थी है। और शिक्षक का मैनर, शिक्षक का आइडिया, शिक्षक का जो सिद्धांत है, शिक्षक का एक डिसिप्लिन है, शिक्षक के अंदर एक जो शिष्टाचार होता है, शिक्षक का एक बात करने का एक ढंग है, और वो सारी बातें किस तरीके से अपने सामने वाले विद्यार्थी पर लागू होती हैं, तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि लेखक के मूड से हम कैसे बात करें, उसके प्रश्न का जवाब कैसे दें। जब प्रकाशक के तरफ से देखते हैं तो प्रकाशक जब कोई लिखता है तो कहता है, प्रकाशक का जो लिखने का तरीका जो होता है, जब कोई आता है जैसे न्यूज़पेपर का, कोई ऐसे मैगजीन का, ऐसे कोई नाटक का, किसी के ड्रामा का, ऐसे कोई वाणिज्य पर ऐसे संबंधित जब कोई आदमी ऐसे प्रकाशक काम करता है तो कहता है वो फिर किस तरीके से पूरे अपने पूरे बैकग्राउंड को किस तरीके से देखता है, और बस जिस तरह से देखता है बस उसी के व्यूज को आप देखो और उसी के अनुसार आप उत्तर दो। जब दार्शनिक होता है तो कहता है ये, जब दार्शनिक होता है तो कहता है इसका एक रिफ्लेक्टिव व्यूज होता है। जब इसका एक रिफ्लेक्टिव व्यूज होता है तो ये जब कोई चीज रखता है तो कहता है कि बहुत ही छोटी से छोटी
चीज को लेकर के और एक बड़े से बड़े बिंदु तक पहुंचाने के लिए कैसे उस गहराई तक जाता है और कैसे एक नई चीज को खोज कर लाता है। तो खोजने की शक्ति जो होती है वो दार्शनिक विचारधारा में होती है। बस उसके बीच से देखो, ये कहता है एक इतिहास का होता है, कैसे घटनाओं का वृत्तांत कैसे प्रस्तुत करता है, किसी घटनाक्रम को कैसे हमारे सामने लाता है और कैसे उनको प्रस्तुत करता है, वो घटना किस कालक्रम से जुड़ी हुई है, ये सब इतिहासकार को तुरंत आप इतिहासकार की दृष्टि से देखो। जब कोई गद्यांश है तो लेखक की दृष्टि मतलब एक टीचर हो सकता है, कहते हैं प्रकाशक, ऐसे किसी मैगजीन पत्रिका प्रकाशक ऐसे होते हैं, दार्शनिक जैसे ये सब इतिहासकार। तो इनके तरीके से आप स्वयं को देखो और आप बहुत जल्दी से प्रश्नों के जवाब दे लोगे। तो ठीक मैं पढ़ता हूं, तो आप भी पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और गद्यांश क्या लिखा हुआ है, कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। मतलब कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। बिल्कुल सही कह रहा है। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों न कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही न करे, तो उसे कसने का तरीका ही क्या है। तो उसे कहने, यहाँ पर हा बना दिया जाए कहने, तो कहता उसे कहने का फायदा ही क्या है। किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। और कहता वही मिलता था मुझे उस महान संगीतक बीथोवन के कहता है स्वरों से। स्वर को देखो, यहाँ पर एक एक बात आई है, एक महान संगीतक। तो एक महान संगीतक है, तो कहना मतलब एक आथर की श्रेणी में आता है। और वो आथर की श्रेणी एक दार्शनिक, मतलब एक ही चीज में दो बिंदुओं का समावेश हो रहा है। देखो यहाँ अब हमें लेखक और दार्शनिक की दृष्टिकोण से देखना है कि क्या चीज महत्वपूर्ण है। पूरा आप पूछ सकते हैं कि आया जाई, कहता है आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन कहता है को उस आओ मतलब उन भाव भाव कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब जवाब ये देखो, ये जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। देखो ये देखो आया, देखो कहीं ना कहीं से मैंने कहा था गद्यांश में जिसकी पुष्टि की जाती है और कहता है जिसका बीज मतलब जिसका नजरिया जिसका दृष्टिकोण पकड़ किया जाता है, वहां कहीं ना कहीं से मुझे एक ऐसे व्यक्ति का पता लग जाता है कि ये विचार लेखक या टीचर से संबंधित है, प्रकाशक से संबंधित है, दार्शनिक से संबंधित है या इतिहासकार से। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि एक शिक्षक जो है टीचर है और वहीं से उसका जो दृष्टिकोण है वो दार्शनिक है। दो चीजें एक साथ मिल रही है। शिक्षक ये करता है, कोई भी शिक्षक हो सकता है, एक ही जगह पे हो लिख दो, हो सकता है। ये स्वर तो थे, बच्चे सुन पाते हैं, ये बच्चे ये स्वर वो थे वो, कहता है जो बच्चे ही सुन पाते थे, जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों और तब उनका स्पर्श दूसरे को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों कुछ ही क्षणों क्षणों बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होना चाहिए में तेजी से फैलती हुए खामोशी ही बोलने लगती थी। और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती, कहता सभी बच्चे शांत हो चुके होते। कहता है खामोशियों के सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी साथ साथ क्या, कहता है कई कई सालों बाद भी। अब देखते हैं यहां से, ये आपने गद्यांश पढ़ा, मैंने तो गद्यांश पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा दिया क्योंकि मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कई गद्यांश जब पढ़ते हैं तो इतना समय नहीं लगता है। गद्यांश को जैसे पढ़ा और तुरंत दिमाग के अंदर बीज तैयार हो जाता है, उसका आंसर आपको यहाँ फ्रेम हो जाता है। अब देखते हैं कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने, यहाँ पर बात है, अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक लेखिका, देखो यहाँ से लेखिका, एक लेखिका के अनुसार पूछ रहा है अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप दे आंसर पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाजों का प्रयोग करना,
लेखिका के अनुसार, जब लेखिका के अनुसार कोई बात कर रहे हैं तो वह बात यहां से शुरू हो रही है, बात यहां से शुरू हो रही है। तो कहता है सवाल का जवाब देना। अभी सवाल के जवाब देने की बात यहां पर कहीं कही नहीं गई है। ये कहता है जो कुछ कहा जा रहा है, हाँ, जो कुछ कहा जा रहा है वो लेखिका के अनुसार आपके बात के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो कहता है कि वो सबसे भी महत्वपूर्ण क्या है, कहता है जब तक बात करने का आपका सही तरीका नहीं है तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। कहता है आपका बात करने का स्टाइल, आपके बात करने का नजरिया, और कहता है आपके बात करने का जो भाव है वास्तव में लोगों के दिल और दिमाग को जीत लेता है। तो बात करने का तरीका ही तो है टीचिंग। क्या है द बेस्ट टीचिंग, द बेस्ट मैनर ऑफ वर्किंग, और कदम शब्दों के साथ ही कहता है अपनी बात को कहने का तरीका ही तो बात है, वही स्टाइल उसकी है। तो कहता है बात कहने का तरीका, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। वो लोग तो सब बात सुनेंगे जब बात कहने का तरीका उनके मनोभावों के अनुसार होगा। तो तरीका जो सबसे अच्छा है, यही क्वेश्चन का आंसर, यही बात कहने का तरीका है। चलिए क्या बात, कहता है इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए, कहता है भी और तो शब्द हैं। अभी गद्दान से दूसरा क्वेश्चन यह कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जी तो इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी और तो शब्द हैं। अच्छी, तो इस वाक्य में कहता भी और आए शब्द हैं। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये एक वाक्य दिया गया और एक वाक्य दिया गया है। कहता है कि इस वाक्य में कौन कौन शब्द आए हैं। एक कहता है ये तो शब्द आया है और एक शब्द भी आया। तो कहता है ये तो और भी शब्द क्या है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं तो एक प्रश्न की श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ। ये 35 से 40 क्वेश्चन की है जो आपके एसआई एग्जाम में पूछी गई। और हमारा जो कोर्स है वो मुख्य रूप से अगर जुड़ा देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि मैं उस चीज को गहराई तक बताऊं, मैं उस हद तक, उस सीमा तक बताऊं जहां तक विद्यार्थी उसको सीख सके। तो निपात, बात शब्द आया है निपात, देखो ये दिया गया है निपात। तो पहले सबसे प्रसिद्ध निपात क्या है। कहता है वाक्य में, कहता है कोई संज्ञा दी गई हो, कोई सर्वनाम दे दिया गया हो, और कहता है उसके भावों में दृढ़ता पैदा करना। भाव में कहता है दृढ़ता। तो कहता है कि वाक्य में कहता है जो संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जो भाव प्रकट होते हैं उन भावों में जो दृढ़ता देने का काम करता है, या कह दिया जाए बल, जो बल देने का काम करता है उसका नाम है निपात। और निपात जो होते हैं अगर देखा जाए तो ये अव्यय होते हैं, अव्यय, ये अव्यय शब्द। तो कहने का मतलब कहता है कि वाक्य में आए भी और तो शब्द क्या है, तो कहता है ये अव्यय शब्द है। और तो अव्यय शब्द इसमें तो है नहीं, लेकिन तो है क्या, तो ये निपात है। ऑप्शन है आपका ए सही। निपातों की संख्या जो है कम से कम 40 बताई गई है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो है, ऐसे भी है, ऐसे मात्र है, ऐसे ही है, ऐसे संदेह है, ऐसे क्या है, ऐसे पर है, ऐसे का की है। इसके मतलब है अगर निपात को सही से देखा जाए तो निपातों की संख्या 40 है और इन 40 शब्दों को जो है 6 भागों में बांटा गया है। अगर यहाँ पूरी चर्चा करेंगे तो समय काफी जाएगा, लेकिन जब इसका निपात का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको पूरा निपात मिल जाएगा, कौन शब्द निपात क्या है। तो यहाँ पर जैसे होता है, यहाँ पर लिखा है मात्र शब्द आता तो भी निपात होता, अगर यहाँ पर शब्द केवल आता तो भी होता, यहाँ पर अगर पर आता तो भी निपात होता। ऐसे कहता है कि यहाँ पर ही है, ऐसे भी हो है। तो ऐसे इस निपातों की संख्या जो है
मिला के जो है 40 दी गई है। ये एक बड़ा सा चैप्टर है। चलिए यहाँ से केवल हम क्विज के माध्यम से एक प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन उससे पूछा नंबर 3 में, 4 में पूछ रहा है कि पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है। तो कहता है ये द्रोण लिखा, ये बेसिन लिखा, ये घाटी लिखा है और ये लिखा उपत्यका। तो देखो शब्द का कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा अगर ज्ञान हो तो उस ज्ञान के माध्यम से हम शब्दों को कहीं ना कहीं से उनके भावों और अर्थों को जोड़ करके देखें तो हम काफी हद तक प्रश्न के उत्तर के तह तक हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखा ये पर्वत की बात की जा रही है। ये देखो लिखा द्रोण, अगर द्रोणी होता तो भी इसको कहा जा सकता था, क्योंकि कहता है कि जो दो घाटियों के बीच की जो भूमि होती है कहता है वो आपकी घाटी कहलाती है, और ये बेसिन जो होती है द्रोणिका कहलाती है। और द्रोण तो भैया कोई दूसरा है, कहता है अर्जुन के गुरु का नाम द्रोण था। तो यहाँ पर्वत की तलहटी जो होती है वो आपकी कहलाती है उपत्यका। ऑप्शन आपका डी था। ये तो घाटी है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को ये घाटी कहा जाता है। और ये बेसिन आता है, ये नदियों के एक बीच की भूमि को कहता है बेसिन कहा जाता है। द्रोण तो अर्जुन के गुरु का नाम था। तो यहां से पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान, अच्छी अब देखो शब्द दिए गए हैं 4। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। तो कहने का मतलब है हम कहां पे जाएं, ये समय की बात दी गई वर्तमान में, ये मतलब है कि मुझसे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहा है। पढ़ा लिखा है आजीवन, फिर लिखा शाश्वत, फिर लिखा समसामयिक, फिर लिखा समकालीन। अच्छे तो कहता है एक ही समय में वर्तमान, आजीवन तो नहीं। कहता है जन्म से जब पर्यंत तक की बात की जाती तब वो बात आजीवन आती है, तो ये आजीवन तो है नहीं। ऑप्शन आपके गलत हो गया। शाश्वत कहता है कि जो सत्य है वो शाश्वत है, तो शाश्वत के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया, ये भी गलत हो गया। फिर लिखा समसामयिक, और ये लिखा सम, ऑप्शन सी और डी संघर्ष कर रहा है। देखिए समसामयिक जो समय के साथ, जो समय के साथ होने वाला, समय के साथ जो होने वाला विषय है वो आपका समसामयिक, और समय में वर्तमान, समय के साथ होने वाला वर्तमान में बात करता है, तो ये समसामयिक। और समकालीन एक ही युग में, और कहता है कई, एक ही युग में, और जब कई कभी कई घटनाएं कई कालक्रम को समाहित किया जाता है वो समकालीन होता है। समय में वर्तमान समसामयिक। ऑप्शन आपका सी हो गया, कतई नहीं करना था। जैसे नहीं कहते हैं कि भैया सूरदास के समकालीन, मतलब जिस काल में सूरदास थे उसी काल में कोई दूसरा और कौन था, ये समकालीन। जैसे कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो कहते भैया वो इतिहास में अकबर, हाँ तो समकाल, उसके काल, उसी के काल क्रम में ये हमारा भी जीवन और मेरा भी एक इतिहास वो समकालीन होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद बिना ज्यों यामिनी, ज्यों जामिनी बिनु चंद में कहता है कौन सा अलंकार है, शंकर अलंकार, कहता मानविक अलंकार, अन्योल अलंकार, विषम अलंकार। शंकर अलंकार, ये तो आपने नाम बिल्कुल नाम नया पढ़ा है, शंकर अलंकार। हाँ कहता है कि जब कोई ऐसा अलंकार जिसमें दो अलंकारों का एक सम्मिश्रण मिलता है, और उस सम्मिश्रण के माध्यम से ना तो प्रथम वाला कोई अलंकार सुस्पष्ट दे पाता है और ना सेकेंड वाले पंक्ति में उसके अलंकार की संपुष्टि हो पाती है, तो ऐसा अलंकार शंकर अलंकार होता है। ये तो मानवीय अलंकार जब कहता है वही पढ़ा करते थे, जब कोई कहता है कि निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, वो मानवीय कर्ण मान लेना। सजीव में जब किसी वस्तु को निर्जीव, जैसे कह दिया है कि मृत्यु अपने हाथ राजाओं पर भी रखती है, तो ये वर्णन एक अलंकारिक रूप से कर दिया जाए, तो वहां पर जो होता है मानव, मानवीय कर्ण मान लेना, तो मानवीय कर्ण अलंकार। तो ये मानवीय अलंकार नहीं, तो यहाँ तो दूसरी बात कोई की जा रही है। शंकर से भी गया क्वेश्चन और पीछे गया। अन्योन अलंकार, एक चीज का दृष्टांत देकर दूसरे का वर्णन किया, अन्योन अलंकार होता है। क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। इसलिए तीनों ऑप्शन कहता है चंद बिना ज्यों यामिनी,
ज्यों यामिनी बिन एक दूसरे के विषम, विषम अलंकार, ये आपके लिए था। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार के चार भेद होते हैं, तो चारों भेद दे दिए गए। देखो, तृतीयानुप्रास, बत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छह का अनुप्रास। तो जो को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये लिखा है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, और फिर देखो ये विपत्ति शब्द वही है, सुमंगल शब्द वही है, और कहता ताई शब्द वही है, और दूसरी पंक्ति में भी वही शब्दों की पुनरावृत्ति कर दी गई है, वही शब्द आ जाए तो फिर क्या अलंकार होता है? लाटानुप्रास, वही शब्द कहता है पुनः, और उसी अर्थ में कहता है जब प्रकट हो जाते हैं तो कहता है वही लाटानुप्रास हो जाता है। लाटानुप्रास को जब था, ठीक है, इसका और विस्तार से आप अध्ययन करते रहिए। प्यास का तत्सम रूप है, कहता प्यासा, अरे प्यास का तुमने प्यासा बना दिया, क्या गलती कर दी? ये तो बहुत भूल, एक संदेह में डालने वाली बात। फिर कहता है पिपासा, फिर कहता है प्यास, फिर कहता है प्यास। अरे भैया हमारी अपनी देशज भाषा में लोग कहते हैं भैया हमें प्यास लगी, अरे तो ये देशज भाषा का शब्द है, गलत हो गया। प्यास कोई सार्थक शब्द ही नहीं, इसको गलत कर दिया। ऑप्शन क्या मिला मुझे? पिपासा माने प्यास। देखो ऑप्शन से ही मैंने कुछ हल किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देख रहा था कि तत्सम और तद्भव में जो एक अंतर है वो कहां से प्रकट हो जाता है। क्योंकि मैंने काफी संधियों का अध्ययन किया है, और संधियों के अंतर्गत देखा करते थे हम कि जहां छात्र ज्ञा का प्रयोग हो जाता था, कहता कि एक अर्धवर्ण के साथ एक पूर्ण वर्ण का प्रयोग हो जाता था, दा में ऐसे धा लग जाता था, तो कहते हम लोग जानते हैं कि उन शब्दों में कहता है तत्सम शब्द, जो तत्सम संस्कृत भाषा से आए शब्द हैं, और जिसका कहता है प्रथम वर्ण कहता है आधा पार हो जाता था, प्रथम वर्ण जो है आधा ता से प्रारंभ हो जाता था, या फिर प्रथम वर्ण के बाद दूसरा वर्ण हो जाता आधा चा पूर्ण चा। तो कहते ये शब्द से होते हैं अपने आप में ही तत्सम होते हैं, और ऐसा तत्सम का रूप मुझे बताया गया था। तो यहाँ पर जो है प्यास का ये देखो लिया जाता है, तत्का तत्सम रूप क्या होगा? तो पिपासा होगा, जो ऑप्शन भी लग गया। इस तरीके से आंसर आपको पुटअप करना। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ जो था 1500 ईसा पूर्व हुआ था। ये सीधा सीधा सीख लो आंसर। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो कहले मतलब आर्य भाषा, जो आर्य लोग भारत में आए थे तो उनकी भाषा क्या थी? तो आर्य लोगों की जो भाषा थी कहता है वो संस्कृत भाषा थी, मतलब वैदिक संस्कृत भाषा जो थी आर्य लोगों की भाषा थी, या 1500 ईसा पूर्व। तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? वाह कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो हम एसआई परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी कभी इतने हल्के से इतने सरल क्वेश्चन पूछ देता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये क्वेश्चन सेटर की स्वयं की अपनी एक रणनीति है, उसकी स्वयं भूमिका है। बच्चे को निराश भी नहीं करना चाहता है, और बच्चे को पीछे भी नहीं छोड़ना चाहता है, साथ रहना चाहता है। तो कहता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान, बिल्कुल कहते हैं कि मुझे प्राइमरी जूनियर का स्टूडेंट रहता है, उससे ऐसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो आंसर लिखा आपने, संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो हमारा जो पोर्टल है एग्जाम वेब पर, वहां से आप कोर्स खरीद सकते हैं, एक अच्छी तैयारी कर सकते हो, हर प्रकार के कोर्स वहां उपलब्ध हैं। और हमारा ये जो पर्ल अकेडमी जो आपका हार्दिक स्वागत करती है, इसे सब्सक्राइब करिए और अपने पसंद लोगों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि वो भी लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से, अच्छा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। देखो वर्तनी के लिए भी एक हम अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे। वर्तनी आती हैं 2 से 3 क्वेश्चन वर्तनी के पूछे जाते हैं, हर चीज प्रैक्टिस से आती है, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं आने वाली है। प्रैक्टिस करते रहिए,
तो कहता है ये लिखा है नियुक्त लिखा हुआ है, नियुक्त है, नियुक्ता, नियोक्ता, नियुक्ति, ये सब तीनों रूप सही है। सर्वेक्षण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अंतर्गत भी लिखा, परिषद, परिषद में दालंत लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और ये अंतर्गत, अंतर्गत तापे राग के मतलब है कि गा पे होना चाहिए, इसके मतलब है ये ऑप्शन सी आपका चला गया, या ताके बच्चा गा पे उड़ जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नियुक्त सही लिखा हुआ है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। जो 7 कारकों की एक श्रृंखला दी गई है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उन्हीं कारकों के अंदर कोई बात की जा रही है कि इस वाक्य में शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, यह आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो जहां पर कहता है कि देखो ये बच्चे हैं, ये देखो छत है, और उस छत पर ये खेलने की क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे मछलियां नदी में तैर रही हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो कार्य हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, नंबर 1, किस में हो रहा है, नंबर 2, और किस पर हो रहा है। तो में, पे, पर, ये तीन ही कारक होते हैं, वो देखो अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, सारे गलत थे। मतलब छत पर, में, पे, पर, ये था आपका अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 13, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कहना है कि ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा घर है, तो जहां से कहीं से संबंध प्रकट हो जाता था, मेरा मेरी वाला, वहीं पे कहता है ये कमला की, वहीं से ही कहता है ये कमला की गाय है। जैसे कहते मेरी पुस्तक, उस भी संबंध होता था, ऐसे कमला की, काकी के जहां कहीं बताया जाता है तो एक कहता है, एक संज्ञा का दूसरी की संज्ञा के साथ में जो संबंध बताने करता है, कारक का नाम संबंध कारक। इतनी आसान सी बात, ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 से 16 तक कहता है निम्नलिखित शब्दों के चार चार, निम्नलिखित शब्दों के चार चार अर्थ दिए गए, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। समानार्थक, इसके मतलब है कि समानार्थक के मूल्य मुझे होता है कि मुझे पर्यायवाची पूछ रहा है, ये पर्यायवाची पूछ रहा है। तो कहता है ये लिखा है समानार्थक शब्द का निम्नलिखित शब्दों के चार चार दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का देखें समानार्थक क्या होगा। तो देख लो, पहले लिखा जानकार, लिखा था भिक्षुक, फिर लिखा अभिनेता, लिखा था नावाकिफ। क्षण बताओ क्या शब्द इसका अर्थ होगा, खुद आप जानिए। हम्म, तो भिक्षुक तो होगा नहीं, गलत हो गया। अभिनेता होगा नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। नावाकिफ ये गलत, जानकार। तो ऑप्शन आपका ए लग गया, आपने देर लगा दी बहुत। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर। परिमल, परिमल का कहता है समानार्थी शब्द क्या होगा, का सुख होगा, सर्वोत्तम गंध हो गया, का विमर्दन होगा, सहवास होगा। परिमल, परिमल का ही शब्द होता है एक अच्छी सुगंध, तो देखो सर्वोत्तम गंध के लगा, ऑप्शन बी से होगा, कुछ नहीं करना था, परिमल शब्द ही होता है, याद रख लो। परिमल माने होता है सर्वोत्तम गंध, कुछ नहीं करना था। वरिष्ठ, कहता है वरिष्ठ के लिए क्या शब्द होगा, बड़ा शब्द, पूजनीय, शिष्ट, लगाओ ऑप्शन, वरिष्ठ के लिए क्या सही शब्द होगा। हम्म,
आंसर बताना है आपको। श्रद्धे गलत, श्रद्धे गलत, पूजनीय गलत, शिष्ट गलत। वरिष्ठ माने जो है वो हमारा बड़ा, बड़ा के लिए, श्रेष्ठ के लिए। यदि यहाँ पर श्रेष्ठ लगा होता बड़ा की जगह पर तो भी हमारा ऑप्शन सही होता, लेकिन आपने ऑप्शन नहीं दे पाया। यही क्वेश्चन के लिए बड़ा के लिए श्रेष्ठ का उपयोग करते हैं। गलती हो गई आपसे, ठीक, मैंने टाइम दिया था फिर भी जाने दिया। विमुख का विलोम शब्द है, विमुख पे लिखा था, अमुक लिखा, उन्मुख लिखा, प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भैया इसमें है, देख लो, देख लो फिर बताइए विमुख का क्या होगा। गलत, पहला ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी गलत, और प्रमुख होता नहीं, ऑप्शन डी हो गया विमुख का उन्मुख। ऑप्शन से ही पता हो गया, बहुत देरी लगाते हैं आप। मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं अग का विलोम क्या होगा। अग का भैया बिग, सीधा सीधा है, अल्पग नहीं, गलत, बहुग गलत, सर्वज्ञ गलत, और बिग। अग का बिग मतलब जानकार अनजान का, बिग अग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस विकल्प में सूत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है। ठीक है, तो सूत माने पहले तो मुझे पता होना चाहिए सूत माने क्या होता है। तो सूत, सूत ही मतलब होता है एक तो धागा, सूत, सूत माने होता है धागा, ये सूत काट रहे हैं। और हमारा जो सूत लिखा है ये हमारा पुत्र से होता है, तो ऑप्शन यहां से निकाल लेते हैं। तो सूत वाले धागा, ये देखो धागा लिखा है, और दूसरा का होता है पुत्र, तो ऑप्शन आपके पास ही, ये ऑप्शन सब गलत। देख लो, तो पढ़ा लिखा हुआ है, वो ज्यादा कठिन नहीं था। पेपर जो आया था मैं उसका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं जो पढ़ाया जा रहा है इसमें नहीं, कभी कभी इतना यहां तक पूछ लेते हैं कि हमने देखा है कि पीछे एग्जाम जो 5 साल 7 साल पहले हुआ था उस एग्जाम से भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए गए थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ से भी क्वेश्चन, हर एग्जाम में 5 से 6 साल पहले के कोई ना कोई क्वेश्चन, 4 से 10 क्वेश्चन तक मिलता है, अब मुझसे पूछ लिए जाते हैं। अर्क शब्द के आशय हैं कमल एरावत, पसीना मोर, पारा चांदी, सूर मदार। तो अर्क शब्द के देख लो, अर्क शब्द के अर्थ दो फटाफट, पूछिए क्या अर्क शब्द होगा। गलत, गलत आंसर दे रहे हैं आप। ठीक है, तो देखो अर्क ये लिखा हुआ है, तो अर्क एक प्रकार का कहता है कि पौधा होता है उसको मदार कहा जाता। तो देखो यहां से अगर देख लिया तो मदार मुझे अंत कहीं नहीं था, और अर्क सूर्य को कभी कहा जाता, तो ऑप्शन डी। अर्क जो है औषधीय भाषा में एक मदार के पौधे को अर्क कहा जाता है, तो अंत कहीं है ही नहीं, मदार इसमें है। दूसरी भाषा मैंने दिमाग लगा दिया कि अर्क जो है उसी समानार्थी भाषा में कहता सूर्य को भी कहा जाता, ऑप्शन डी हो गया ये सही। लालची शब्द में कहता है शब्द में प्रत्यय क्या है, तो शब्द बना काहे से भैया, ये ला लच शब्द से बना है, और इसमें अगर हम अपना वड़ी ई लगा दें तो यही बन जाता है हमारा लालची, लालची बन गया। तो क्या लगा हुआ है, ये ई लगा हुआ है, ए प्रत्यय, ऑप्शन डी सही, कुछ नहीं करना था। कार पत्ते से निर्मित नहीं है, अच्छा, तो कहता है पत्र धनकार, पत्रकार। कहता है जब मूल शब्द के बाद में जब कोई शब्द जुड़ करके एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो मूल शब्द पत्र है, बाद में कार लगा तो कार प्रत्यय हो गया, बिल्कुल पत्र का सही लिखा हुआ है। फिर कलाकार, कलाधनकार, कुंभकार, बिल्कुल सही है। अरे तो कार तो सम्मेलन बड़प्पन में नहीं, आप ठंडी से क्वेश्चन रखने वाले भी नहीं खी चट पाया, बच्चे को डालना था भ्रम में, लेकिन वो पहले से ही भ्रमित हो गया। तो कुंभकार, ये लिखा कलाकार पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 23 जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं किस तरह का वाक्य है।
जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। जो शब्द देखो यहां से लग कर आया वह कामा यहाँ लग के होना चाहिए। कामा मतलब जो मैं कहते हैं वो, तो इसके मतलब जहां कामा होती है यहाँ पर वो शब्द और होना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो शब्द है जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। तो जो वो शब्द आता है जहां पर कहता है अव्यय रूपी शब्द किसी वाक्य को जोड़ने में काम करते हैं, मतलब होता है क्रिया विशेषण। जब क्रिया विशेषण वाक्य को जोड़ने में काम आए तो वहां मिश्र वाक्य बनता है। तो ये मिश्र वाक्य देखो ये दिया गया था। संयुक्त वाक्य तो भैया है नहीं, सरल वाक्य यानी संयुक्त वाक्य होता है जब दो स्वतंत्र वाक्यों को कहता है किसी संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है, तब संयुक्त वजह से और लगा देते थे हम लोग, परंतु लगा देते थे। वही और परंतु वाले वो शब्द दिए गए थे, तथापि वो शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये मिश्र वाक्य आपका हो गया, बाद बाकी ऑप्शन आपके गलत। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है सदा सच बोलना चाहिए। क्या संदेह है इसमें? संदेह मतलब होता है वो यहाँ आ सकता है, शायद वो यहाँ आए, तो संदेह इसी बात की नहीं, ये गलत हो गया। फिर कहता है संकेत वाचक। संकेत वाचक में क्या होता है? यह है वह है, यह एक गाय है, समझ गए, वह एक वह एक लड़का है। तो संकेत जहां कहीं किया जाता है संकेत वाचक, वह एक पुस्तक है, ऐसे उंगली से संकेत करते थे, वही संकेत वाचक लगाते थे। तो ऐसा बात नहीं दी गई। बात आई इच्छा और आज्ञा में। क्या आज्ञार्थक बात ऐसे बोले जाती? नहीं, तो भैया ये भी गलत। ऑप्शन आपका बी सही, इच्छावाचक वाक्य है। ये बहुत ही अच्छा वाक्य दिया गया था। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है? इधर आओ, कृपया मेरा कहना मानिए, बड़ों का सम्मान करो। वो आज्ञार्थक वाक्य में इस तरीके से बात कही जाती थी। सदा सच बोलना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य को दर्शाता है। दीर्घ सूत्री का अर्थ है लंबी काद काठी वाला, बहुउद्देश्य प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए आप पढ़ करके। दीर्घ सूत्री के लिए क्या शब्द होगा? दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? गलत आंसर है, ठीक, बी नहीं है। दीर्घ सूत्री में होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। ऑप्शन आपका डी से, ये सब गलत है, ये गलत गलत हो गया दीर्घ सूत्री के लिए। चलिए, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जहां लोगों का मिलन हो, जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द का सही क्रम में विकल्प चुनिए। तो कई लोगों का जब मिलन होगा तो भैया देखो जो मेला भी लिखा है, भीड़ भी लिखा है, सम्मेलन भी है और सम्मिलन भी है। चार विकल्प लगा के दिखाओ, आंसर क्या होगा? जहां कई लोगों का मिलन हो। यहाँ कई लोग मिलन, इकट्ठे होना, मिलन हो। में जब कहता है कि कई लोग इकट्ठे हो तो भैया ये मेला भेड़ में चला गया। ठीक, जब मिलन की बात कहेगा तो ये देखो सम्मेलन और सम्मिलन। सम्मिलन होता है मिश्रण, सम्मिलन माना होता है ये मिश्रण, जब दो चीजें एक दूसरे में मिल जाते हैं सम्मिलन। सम्मिलन तो सम्मिलन माने मिश्रण, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाने का वो सम्मिलन होता है। भैया ऑप्शन सी हो गया, आपने भी देर लगा रहे थे। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन। तथा चंद्रमौल शब्द किस समास से बना है? चंद्रमौल शब्द का विग्रह करके देखो क्या निकलता है, जिसके सिर पर चंद्रमा। तो कहने का मतलब ये है अब हमें बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, जब हमें समास का पूरा 6 प्रकार के समास हैं और 6 प्रकार के समासों का जब अध्ययन ज्ञान हो जाता है तो ही समास के हम हद तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पर हम इतनी विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक बताएं। कहने का मतलब पहला ऑप्शन दिया गया बहुव्रीहि समास, कहता है वह समाज जिसका ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन अर्थ की दशा तीसरा पद प्रधान होता है।
बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, वाह, जहां पर जैसे माता और पिता की बात, दो लोगों का एक साथ, ये द्वंद्व होता है। अव्यय भाव समास, फिर लिखा तत्पुरुष समास, तो यहाँ कोई समास नहीं है, ना अव्यय है ना तत्पुरुष समास, सीधा सीधा बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है आनंद अर्थात रावण वाला, वही बात करते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमा जिसके सर पर है वो चंद्रशेखर वाला, तो वही है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास होता है, कहता है जिस समास में कहता है अलौकिक शब्दों का वर्णन, सीधी सीधी बात, अलौकिक शब्दों का जो वर्णन होता है वही बहुब्रीहि समास के पद में चले जाते हैं। दूसरी बात और आती है बहुब्रीहि समास के अंदर, क्या आती है? कहता है कि बहुब्रीहि समास शब्द जो होते हैं, कहता है कि ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द है, योगी शब्द नहीं है। बहुब्रीहि समास के शब्द संसार में कितने मिलेंगे वो सारे योग रूढ़ शब्द हैं, और योग रूढ़ शब्दों को बहुब्रीहि समास में अंदर रखा जाता है। ऐसे अध्ययन भी कर सकते हैं। 28 से 29 के लिए वाक्य को कहता पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा का शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चुने। अच्छा, इसके मतलब है ये एक वाक्य के खंड दिए गए हैं, एबीसीडी में बांटा गया है, और कहता है ये वाक्य में किस खंड में गलती है उसका आपको चयन करना है। यद्यपि वे अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि नहीं। देखो वाक्य में यद्यपि लिखा है, तो जब वाक्य यद्यपि से हो तो दूसरा वाक्य तथापि से जुड़ता है, और दूसरा वाक्य में लिखा क्या है? परंतु से। ऑप्शन बी में गलती। देखो यहाँ यद्यपि या यदि वह अस्वस्थ है तथापि वह कार्यालय ठीक समय पहुंच जाता है, परंतु हटाएंगे तथापि लगाएंगे, वाक्य आपका सही होगा तथापि। ये देखो लिखा, इसका मतलब है कंजंक्शन की गलती हो गई, मिश्र वाक्य बात थी। तो ऑप्शन कहां पे? इसके मतलब यही गलत था, ऑप्शन बी मिल गया। कहता मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे। मैं और मेरा मित्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संध्या काल के समय, जब काल का वर्णन हो तो समय की जरूरत नहीं पड़ती है, डबल चीजों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है ये असंगत पूर्ण वाक्य दर्शाता है। अर्थ मतलब अर्थ तो दे ही रहा है लेकिन वो त्रुटिगत के अंतर्गत आता है। संध्या काल के समय, संध्या के समय, यहां से संध्या के समय काल हटाना पड़ेगा, या तो ईश्वर संध्या के समय, ये हटा दे, ऑप्शन बी में गलती। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा, देखिए देखे थे, एक कर्मवाच्य होता है, एक कृतवाच्य होता है, और एक भाववाच्य होता है। कृतवाच्य में कहता है कर्ता की प्रधानता रहती है, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कहता है फिर कहता है कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य वही है, अंग्रेजी में जाए पैसिव वॉइस, जहां कर्म की प्रधानता हो जाती है और कर्ता के द्वारा उसका कोई प्रभाव पड़ता है, वो आपका कहलाता है। तो वो आपका कहलाता था कर्मवाच्य। तो कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, और कहता है जहां वाक्य में कर्म की कोई प्रधानता नहीं, वाक्य में सिर्फ कर्ता के भावों को वहां बिठाया जाता है, बस वही भाववाच्य होता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे तैरा नहीं जाता, तो ये सब चीजें हैं। तो मुझसे बैठा नहीं जाता है वाक्य में कोई कर्म नहीं, भाववाचक वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, भाववाचक वाक्य है। इसके मतलब जे सही है, जे सही है, और राम से खाया नहीं, ये भी सही है। मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा, धूप में चला नहीं जाएगा, मुझसे ये बोझ, बोझ इसमें कर्म आ गया, बात यही गलती। इस वाक्य में ये भाववाचक वाक्य नहीं है, वाक्य में बोझ उठाना ये तो कर्म दे दिया गया, ये कर्म ना होता तो वाक्य ये भी भाववाचक, मुझसे उठा नहीं जाएगा, मुझसे उठाया नहीं जाएगा, बोझ की बात करती है गलती, यह बोझ। तो ये कहने वाला है मुझसे यही, यह बोझ लिख दिया यहाँ पर उसने पूरा मिलाकर के, ये कर्म हो गया, और कर्म अगर जिसमें आ जाता है वो भाववाच्य नहीं होता है, भावों की प्रधानता। चलिए
निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। मुझे है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ पाए। अच्छा, मुझे है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ पाए। क्या है? खेद, शोक, दुख, दर्द। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे मनोभाव ना समझ पाए। तो देखो, दर्द का ऑप्शन खत्म, ये तो है नहीं। ऑप्शन मिलाइए। इसके लिए क्या भरा जाएगा उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं करना था, और नेक थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में ये पता लग गया। मुझे खेद है, बहुत सही, ऑप्शन बिल्कुल सही, आप आंसर दे रहे हैं। मुझे खेद है कि आप मेरे मराव को ना समझ पाए, ऑप्शन सही है। ये शोक लिखा हुआ है, गलत। दुख, गलत। मनोभावों को समझने में, एक दूसरे के विचारों को समझने में, एक दूसरे की बात को पुष्टिगत करने में हमेशा क्या होता है? खेद होता है, बस खेद। मृत्यु के लिए होता है शोक, संताप के लिए दुख होता है, पीड़ा के लिए दर्द होता है, सब गलत होता है। अपनी खिचड़ी अपना पकाना मुहावरा का अर्थ क्या है? अच्छी, स्वयं पाकी होना, अलग होना, संगत से हटकर काम करना, छुआछूत मानना। तो क्या आंसर आपका सही होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये मतलब है ये 4 लोग जो हैं अपने अलग बैठ करके कोई मिसकोट बना रहे हैं, वो जो लोग मिलकर के अलग मिसकोट बना रहे हैं, ना कोई इनका विचार उनसे विचार से मिल पा रहा, ना उनके भाव उनसे भाव से मिल पा रहा, ना दिल आत्मा मिल पा, तो अलग अलग। तो कहते हैं अलग अलग है अपनी चीजें पर अलग, संगत से हट करके। आप समझिए, बहुत सही। प्रश्न नंबर 33, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ है? बहुत सही है। सांप को दूध पिलाना, तो सांप क्या है? देखो, मैंने कहा था, जैसे कह दें हम यहाँ पर एक कुत्ता, और यहाँ कह दें बैल, और यहाँ कह दें हम शेर, और ऐसे यहाँ पर दिया गया है सांप। सांप, तो मैंने देखा है मुहावरे में जितने भी जीव हैं, उन जीवों की में एक विशेषता है। तो विशेषता उनका एक लक्षण होता है, और उन लक्षणों को कहता है हमारे कहीं न कहीं जीवन के, कहता है जीवन के व्यवहारिक गुणों से उनका कोई तालमेल हो जाता है, और उन्हीं तालमेल से मिला मिला करके और हमें उनकी संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे मुहावरों का ये लाक्षणिकता दर्शाता है। तो सांप क्या है? सांप तो मेरा शत्रु है। क्यों? कहता है उसे चाहे कुछ भी जितना प्यार करो और चाहे इतना दूध पिलाओ, लेकिन समय आने पर मुझे भी छोड़ेगा नहीं। तो सांप तो शत्रु है। ये तो भैया कहा है, कहता आस्तीन का सांप है। हाँ, अंदर दिल की बात सब कुछ सुनता रहेगा और बाद में भेद प्रकट कर देगा। कहता है कुत्ता है, मतलब वहां पर भी, क्योंकि कुत्ते के अंदर लालचपन की बात होती है, आदत कुत्ते के अंदर। बैल एक, मतलब हमारे हम रहा वाट रहे, जो रहे, हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा केवल उनसे विछुड़न हुआ है, मिलना होगा, और उनकी उस याद में हम जो है नैनों से जो अश्रु बहा रहे हैं, करुण, जो हमारे हृदय की पुकार प्रकट हो रही है, वो कहीं ना कहीं से एक मिलने की है। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, पूरी उम्मीद पूरी आशा है कि वो अभी जीवित हैं, लेकिन अभी हमसे केवल केवल वो दूर है। बस वियोग श्रृंगार की भाषा ये कहलाती है, सीधी सीधी बात, कुछ नहीं करना। ये भी गलत।
छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 3, मुक्तक छंद, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। बस 3 प्रकार का आंसर मिल गया, काम खत्म, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोहा और चौपाई कैसे कैसे छंद हैं? अच्छी, तो कहता है कि द वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो ऑप्शन पहले काट दिया मैंने। और कहता है ये देखो वर्णिक लिखा, तो वर्णिक लिखा तो काफी सही था, ये भी लिखा था। बात आया मात्रिक छंद और कहता वर्णिक, तो वर्णों के आधार पर दोहा में मात्रा के अनुसार होता है, तो आपका मात्रिक छंद हो गया, काम खत्म। जहां वर्णों को जोड़ करके अतः उनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है तो वर्णिक, और जब मात्रा के अनुसार वर्णों, मात्रा के अनुसार की चौपाई के छंदों को कहता है कि निर्धारण किया जाता है, तो वह मात्रिक हो गया, सीधी सीधी बात है। 11, 13, 24। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका सन्निविच्छेद 4 प्रकार से, इसका सन्निविच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही सन्निविच्छेद का चयन कीजिए। बहिष्कार सही है, बहुत अच्छा। तो बहिष्कार लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर परिष्कार करते हैं तो जो परिष्कार जिसने पढ़ा होगा वो बहिष्कार भी जानता होगा, परिधनकार, ऐसे वही धनकार। तो वही देखो लिखा हुआ है, और आपका ये कौन सा ऑप्शन चला गया? ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंदर आपका बहिष्कार शब्द आता है, तो आपका बहिष्कार वही धनकार हो गया। ऐसे परिष्कार होता है, ऐसे पुरस्कार होता है, ऐसे मनोभाव होता है, वो शब्द। 38 नंबर क्वेश्चन कहते हैं नाविक, बहुत सही है। नौधन एक, यदि कोई शब्द है अगर पत्ते वाला है, ध्यान रखें, और पत्ते वाला शब्द जो भी होगा, इक, उक, इका, तो ये सब हमारे कौन शब्द होते हैं? यण संधि, यण संधि, गुण संधि, अया संधि, नौधन इक, नाविक, और ये सब गलत। जी नौधनिक पहला ऑप्शन थे। दिगंबर, दिक, 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 दिक धन अंबर, बहुत सही। तो दी धन गंबर कर दिया, ये गलत हो गया। दिगम धन वर, ये भी गलत हो गया। दिग धन अंबर, दिग धन, क्योंकि हमें कचड़ पढ़ा था, कचड़ में गजर दब पढ़ा था, तो कहते हैं कि मतलब है का परिवर्तन का में होगा, दिग धन अंबर, ऑप्शन सी सही है। ये अब लिखा लगा दो, ये भी गलत। ये देखो, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा आएगा? है? उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? खिल उठा, खुश हो गया, खुशी से फूला ना समाया, गदगद हो गया। बहुत बढ़िया आंसर है। उसका जब खुशी से दमक उठा, खुशी से दमक उठा, ये वाक्य दिया गया था। खुश हो गया, गलत हो गया। गदगद हो गया, गलत हो गया। हाँ, ऑप्शन ए सी संगत कर रहा है, कहता है उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, मानता खिल उठा, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए भी सी कहता हूं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको एसआई एग्जाम के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको दी है। शेष आपको वीडियोज हमारे एग्जाम वेब पर सारे उपस्थित हैं। अगर आप एक पूरा बैच लेना चाहते हैं, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप देर मत करें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। अरे अरे कहाँ तुमने खड़ो करते हो यार? ए कहाँ कटो, कटी हो नहीं?